मान लिया एक परिवार में 5 बेटे हैं, उनमें से 3 काबिलियत हैं और 2 एकदम अनपढ़ गंवार है, तो क्या पिताजी जो बाप का संपत्ति है। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा जोहार। मेरा पिछला वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए और कुछ सकारात्मक कमेंट भी आए। उनमें मैं 1-2 कमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया हूं और साथ ही उनका जवाब भी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, उस दिन मैंने बात की थी रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, आज तक के जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ने जब से टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में सफ़र बहुत अच्छा था, तब उनको बोलने का मौका मिल गया। तो सुधीर चौधरी ने क्यों कहा अगर इंडियन टीम में भी रिजर्वेशन कोटा से खिलाड़ी होते तो आज इंडियन टीम का भी स्थिति दक्षिण अफ्रीका के जैसा होता। इसलिए मैंने भी उनको जवाब दिया, अगर आज इंडियन टीम में आदिवासी खिलाड़ी खेल रहे होते तो ये 2023 का वर्ल्ड कप हमारे पास होता। मैंने उनको अच्छी तरह से जवाब दे दिया था। उनको क्या जरूरी था इस बात को कहने के लिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के तेम्बा बबूमा जो कैप्टन थे, उनका 2023 में परफॉर्मेंस बहुत खराब था, इसलिए उसको बोलने का मौका मिल गया। बोलने का मौका सिर्फ उसको नहीं मिला था, बल्कि वो रिजर्वेशन वालों के ऊपर तंज कसना चाहते थे जो हमारे भारत देश में है। नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई, स्कूल, इस सब के क्षेत्र में रिजर्वेशन कोटा से बहुत सारे विद्यार्थी आगे जाते हैं, इसलिए उसको जलन है। तो उनका बोलने का मकसद था कि जो रिजर्वेशन कोटा से लाभ उठा रहे हैं उन पर तंज कसना, सिर्फ उसका यही मकसद था। क्योंकि हमारे भारत में रिजर्वेशन का प्रावधान है और जो केंद्र सरकार और जो सुधीर चौधरी जैसे चाटुकार पत्रकार ये सब पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए उनको बोलने का मौका मिल गया था। इसलिए वो इस तरह कह रहे थे। उनका मतलब सिर्फ ये था कि जो भारतीय, जो ST SC OBC रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं उनको किस तरह से जलील करना और किस तरह से उसको नीचा दिखाना, सुधीर चौधरी का सिर्फ यही मकसद था। मेरा पिछला वीडियो में एक भाई ने कमेंट किए थे, तो वो बोल रहे थे कि क्या आज जो हमारे भारतीय टीम में क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, क्या ये हमारी टीम अच्छी नहीं है। बिल्कुल भाई, हमारा इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड का सबसे बेहतर टीम में से एक है। फिर भी सुधीर चौधरी ऐसे क्यों कह रहे थे? वो उसके बदौलत क्रिकेट के थ्रू वो ST SC OBC वालों पर तंज कस रहे थे। इसलिए मैंने भी कहा, अगर रिजर्वेशन कोटा अगर क्रिकेट में भी होता और आदिवासी खिलाड़ी उसमें खेल रहे होते तो आज ये वर्ल्ड कप हमारा होता 2023 का। और एक दोस्त ऐसे ही कमेंट कर रहे थे और कुछ दोस्तों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं तो उनमें से कुछ लोग बुरे भी होंगे, इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं ना है। और एक दोस्त का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि रिजर्वेशन कोटा जाति देखकर नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका कंडीशन या फैमिली बैकग्राउंड के अनुसार रिजर्वेशन देना चाहिए। मतलब वो कह रहे थे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उन लोगों को रिजर्वेशन कोटा का फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है दोस्त, क्योंकि ST लोग भी अभी IPS, यहाँ तक कि हमारे भारत के प्रथम नागरिक जो हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी ST हैं। तो उनके फैमिली वालों को तो आरक्षण का कोटा तो है ही, साथ में वो तो अभी आरक्षण कोटा से अगर फायदा नहीं लेंगे तब भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो उसी तरह ST के अलावा जनरल कास्ट में भी बहुत से ऐसे फैमिली हैं जो बहुत गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो उन लोगों को भी रिजर्वेशन कोटा का लाभ मिलना चाहिए।
तो फिर मैं एक बात एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। मान लिया एक परिवार में 5 बेटे हैं, उनमें से 3 काबिलियत हैं और 2 एकदम अनपढ़ गंवार है। तो क्या पिताजी जो बाप का संपत्ति है वो संपत्ति सिर्फ जो काबिलियत है, जो टैलेंटेड है उसको ही मिलना चाहिए, या जो 2 कमजोर है पढ़ने लिखने में या तो थोड़ा सा मंद बुद्धि है, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएं और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आप लोगों को सल्यूशन बताऊंगा। साथ में एक भाई और हमको लग रहा था कि वो शायद बिहार के हैं, वो भी बोल रहे थे कि अगर आप देख लीजिए ST SC OBC कोटा से भी हमारे कितने मंत्री हैं, MLA हैं, विधायक हैं, वो अपने समाज को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्त। हम लोग अपना समझ के, अपना जाति को समझ के, अपना कष्ट को समझ के हम लोग वोट दे देते हैं और बाद में वो लोग बड़े आदमी बन जाते हैं तो फिर हम लोग को वो ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग का देश का राजनीतिक का स्तर इस स्तर तक गिर चुका है कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी वाले मूर्खों का सरदार शब्द का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं करते। साथ ही कांग्रेस वाले और बीजेपी के अलावा और भी बहुत से पार्टियां हैं जो पनौती का भी बोलबाला सब चल रहा है। तो इस स्तर तक हमारे देश का राजनीतिक स्तर गिर चुका है। और जैसे जैसे अभी और भी स्टेट में चुनाव होना बाकी है, जैसे कि अभी झारखंड में भी नेक्स्ट ईयर 2024 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। साथ ही मैं 2024 में चुनाव होने वाला है, तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे यहाँ के नेता भी प्रचार प्रसार में अभी सक्रिय हो गए हैं। तो उसी के सिलसिले में मैं अब आप लोगों को एक पेपर कटिंग दिखाना चाह रहा हूं और इसको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं, और इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से बात करेंगे। मेरे पास एक पेपर कटिंग है जिसमें बाबूलाल मरंडी ने कहा है, CM को अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों की भी चिंता नहीं। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी सोमवार को पाकुड़ जिले के लिट्टीपड़ा के बड़ा कुटलो व गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के जेलो बेरागो गांव गए। वह ब्रेन मलेरिया से मृत लोगों के परिजनों और मलेरिया पीड़ित लोगों से मिले। और आगे है, उन्होंने बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया, कहा कि आज के हाईटेक जमाने में भी मलेरिया जैसी बीमारी से एक के बाद एक 5 बच्चों की मौत हो जाए तो यह लापरवाही और सरकार की विफलता है। बात तो सही है दोस्तों, आज के हाईटेक ज़माने में भी अगर गांव देहात में कोई मलेरिया, डायरिया, इसकी वजह से अगर किसी भी व्यक्ति की जान चली जाती है तो सचमुच ये सरकार की विफलता है और इसमें सदन में भी बहस होना चाहिए और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक सवाल पैदा करना चाहता हूं और बाबूलाल मरंडी से पूछना चाहता हूं कि इतने दिन आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उतना दिन आप क्या कर रहे थे? जैसे जैसे अभी चुनाव पहुंच रहा है तो आप गांव गांव घूम रहे हैं, ये तो हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन क्या लोगों को अभी बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो? और हम लोग भी साला ऐसा बेवकूफ़ हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेताजी लोग देश विदेश घूमते रहते हैं और उसमें भी हम लोग कुछ नहीं करते, ना उसका विरोध करते हैं, ना कहीं प्रदर्शन करते हैं, ना अपने आप में कुछ एकजुट होकर ऐसा संगठन बना के जो नेताओं तक अपनी बातों को रख सके, जोश के साथ कुछ नहीं करते हैं। प्रॉब्लम तो यही है। फिर बाबूलाल मरंडी आगे क्या कहते हैं, चलिए आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। श्री मरंडी ने बताया कि पाकुड़ साहिबगंज के इलाके में पत्थर खनन के कारण गांव के गांव उजड़ रहे हैं। सरकार को इन गांवों को बचाना चाहिए। पाकुड़ के नगर नबी गांव का मामला कार्यकर्ताओं ने मेरे संज्ञान में दिया। पत्थर खनन के कारण पलायन कर रहे हैं।
इलाके की डेमोग्राफी बदलने लगी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पाकुड़ से लेकर साहिबगंज रेलवे पटरी के किनारे अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, बड़े बड़े क्रेशर हैं, बड़े बड़े दलालों का क्रेशर है, और जो भी उससे पैसा आ रहा है, नेता से लेकर प्रशासन से लेकर मंत्री तक अपना जेब भर रहे हैं। हकीकत यह है। तो क्या बाबूलाल मरांडी आपको पहले दिखाई नहीं दे रहा था? अभी जो चुनाव आ रहा है तभी आपको यह दिखाई दे रहा है। और साथ में उसने कहा सरकार बनने पर स्थानीय लोगों को देंगे लीज। पिछली सरकार तो बीजेपी की थी, तो उन सरकारों ने क्यों नहीं लीज दी? बाबूलाल मरांडी ने वैसे ठीक कहा है, लेकिन फिर भी मैं बाबूलाल मरांडी से सवाल करना चाहता हूं कि आप उतना दिन कहां थे? अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तब आप लोग भी एकदम गांव देहात में सक्रिय हो गए हैं, बाइक लेके एकदम पहाड़ों पहाड़ जंगल जंगल सफर कर रहे हैं, और बाकी जो 4 साल ऐसे ही गुजर गया उसमें आराम से अपना पॉकेट भर रहे थे। हमारे झारखंड में खनिज संपदा इतने अधिक है कि अगर सरकार चाहे तो हमारा झारखंड, सोना जैसे झारखंड को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन दलालों, मंत्री, नेताओं, प्रशासनों सब ने हमारा झारखंड को बर्बाद कर दिया है। हमारे अगल बगल में नदी है जिसमें बालू है, स्थानीय लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सिर्फ सरकार को, दलालों को, प्रशासनों को, मंत्री को, नेताओं को, बस सब अपना बारी बारी से पॉकेट भर रहे हैं, और यही हकीकत है। आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो बरहेट से विधायक हैं, तो क्या विधायक प्रतिनिधि किसी आदिवासी को नहीं बनाया जा सकता था? पंकज मिश्रा को देने का क्या जरूरत था? मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, आप जो बरहेट प्रखंड से विधायक हैं और यहाँ आदिवासियों की वोटरों से आप जीत हासिल करते हैं, बरहेट विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बन चुका है जहां से आप एक बार भी नहीं हारे हैं, और वो जेएमएम का गढ़ बन चुका है, तो फिर वहां एक गैर आदिवासी को विधायक प्रतिनिधि बनाने का क्या जरूरत है? किसी आदिवासी को वहां विधायक प्रतिनिधि नहीं बना सकते हैं? क्या किसी आदिवासी में वहां ऐसा काबिलियत नहीं है? लेकिन वही बात है, जो आदिवासी लोग भी बड़े बन जाते हैं तो वो अपनों को ही ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने से बड़े जाति को ध्यान देते हैं, और साथ ही मतलब अपने से बड़े लोगों के साथ अपना रिलेशन बना लेते हैं। आदिवासी विधायक होकर, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर आप किसी आदिवासी को वहां का प्रतिनिधि नहीं बनाते हैं। वाह हेमंत सोरेन, वाह। देखिएगा नेक्स्ट चुनाव जो 2024 में होने वाला है, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आदिवासी अभी तक सोए नहीं हैं। जो इन 4 सालों में राज किए हैं, आदिवासी अच्छी तरह से आपको समझ चुके हैं, आप कैसे नेता हैं, आप कैसे मुख्यमंत्री हैं। एक भी वैकेंसी झारखंड वासियों के लिए आपने नहीं निकाल सका, और जो भी निकला वो भी हर बार रद्द कर दिया गया। क्या सरकार में कोई दम नहीं है? तो दोस्तों हर तरफ वही स्थिति है। हम लोग तो चाहते हैं आदिवासी लोग एकजुट होकर अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ें, लेकिन एकजुटता हमारे पास नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और सरकार के विरोध में कुछ नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, और ना ही हम जैसे चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं। और सरकार जैसे मन मानी जैसे तैसे चला रही है, सरकार अपना पॉकेट भर रही है, और हम लोग बाकी पब्लिक जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसी तरह मेरे जैसे यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, नेक्स्ट चुनाव झारखंड में 2024 में है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से, जरूर इस बातों पर गौर करें। जो सरकार हमारे लिए काम करेगी उन्हीं को वोट देना है। इन्हीं सब बातों को बोलकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय झारखंड।